एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का अगला टॉपिक आता है बेसिस। एसिड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो सारे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, ये सारे बच्चे जानते हैं, और रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। अगर हम बात करें बेसिस की, तो बेसिस आर ऑपोजिट्स ऑफ एसिड्स। बेसिस जो होते हैं ये एसिड के ऑपोजिट्स होते हैं, ठीक उल्टे होते हैं उसके। मतलब अगर बेसिस रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है तो एसिड ब्लू को रेड कर रहा है। बेसिस अगर बिटर इन टेस्ट है तो एसिड सोर इन टेस्ट है। जो बेस होते हैं, इसकी एक डेफिनेशन और आप बता सकते हैं, जो बेस होते हैं ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या कर सकते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी एसिड में बेस को ऐड कर देते हो तो उस एसिड का जो एसिडिक बिहेवियर होगा, जो उसका एसिडिक नेचर होगा, जो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी होगी, वो खत्म हो जाएगी। मतलब वो ना फिर एसिड बचेगा ना बेस बचेगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस इन दैट केस। ओके, सो जो बेसिस होते हैं, अगली बात आपको याद रखना है, जो बेसिस होते हैं, बेसिस फील सॉपी और यू कैन से स्लिपरी टू टच। जब आप इनको टच करते हो तो सॉपी सॉपी फील होता है, फिसलन सी होती है, चिपचिपे से होते हैं। जैसे साबुन को आप टच करते हो ना तो फिसलती है साबुन, सिमिलरली बेसिस भी होते हैं। तो बेसिस बिटर इन टेस्ट होते हैं। जैसे बेसिस के एग्जांपल से आपका कास्टिक सोडा, लाइम जिसको आप चूना बोलते हो, और वॉशिंग सोडा, ये सारे किसके एग्जांपल है बच्चों? बेसिस के एग्जांपल्स है। आइए हम इसको और डिटेल से समझते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट आपके सामने है स्टूडेंट्स, कि ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। जितने भी मेटल ऑक्साइड है, अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन है तो दैट इज मेटल ऑक्साइड, अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो दैट इज मेटल हाइड्रोक्साइड। पिछले लेक्चर में कवर कर रखी है चीजें। तो अगर आपके यहां पर आपके ऑल द मेटल्स ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। अब यहां पर थोड़ा एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम अपने आप में एक मेटल है और उसके साथ O जुड़ा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन है, तो ये मेटल ऑक्साइड है। तो नाम क्या हो गया इसका, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड विच इज अ बेस, ठीक है ना। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सारे बेसिस होते हैं, या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेसिस होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर भी सोडियम मेटल है और हाइड्रोक्साइड, यहां पर ऑक्सीजन और H जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका मेटल हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि कैल्शियम यहां पर मेटल है, ऑक्सीजन यहां पर क्या है, आपका ऑक्साइड का काम कर रहा है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक मेटल हाइड्रोक्साइड है, CaOH ट्वाइस। तो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक मेटल हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि यहां पर कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन, तो ये बन गया आपका मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो सोडियम ऑक्साइड यहां पर मेटल ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ मेटल हाइड्रोक्साइड। समझ आया कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो सारे बेसिस होते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होती है बच्चों, NH4OH इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, NH4OH इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक क्या है, बेस है, बट इट इज नॉट अ मेटल हाइड्रोक्साइड। यहां पर अमोनिया मेटल नहीं है। अमोनिया आपको पता होना चाहिए एक गैस होती है, और इसके साथ अगर OH ग्रुप जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, आपका एक बेस है, क्योंकि इसमें बेस की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो एक बात आपको याद रखना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो बेस बट इट इज नॉट अ मेटल हाइड्रोक्साइड। समझ आया। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको नोट करते चलिए। यहां पर देखिए, आ जाओ, मुझे नीचे कर दिए, नोट देखिए यहां पर। तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए बच्चों, मेटल कार्बोनेट्स जो होते हैं, जैसे Na2CO3 है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी बेसिस।
बिकॉज दे न्यूट्रलाइज द एसिड्स, चूंकि ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एसिड की एसिडिटी को खत्म कर देते हैं, उसके एसिडिक नेचर को खत्म कर देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसीलिए इनको हम बेस कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3, ये सारे आपके क्या है, मेटल कार्बोनेट्स। जैसे यहां पर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एक मेटल हाइड्रोकार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट्स हैं, तो इनको भी हम बेस कंसीडर करेंगे क्योंकि ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, जो कि एक बेस की प्रॉपर्टी है। समझ आया? क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट्स था जो आपको नोट कर देना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको लेकर के बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं, एल्केलाइज। जब मैं बात करता हूं बेसिस की, तो बेसिस का मतलब एल्केलाइज होता है, ALKALIS, एल्केलाइज। और एल्केलाइज का जो सिंगुलर फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है, एल्कली। Alkali is a singular form of alkalize and alkalize is the plural form of alkali। तो यहां पर देखिए जरा, जो एल्केलाइज होते हैं क्या होते हैं। देखो बच्चों, बहुत सारे बेस ऐसे होते हैं, बहुत सारे बेसिस ऐसे होते हैं जो पानी में डालने पर डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनको एल्केलाइज नहीं बोलते हैं। एल्केलाइज उन बेसिस को बोला जाता है जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं बिना केमिकल रिएक्शन के। बिना केमिकल रिएक्शन के अगर वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो दैट इज एल्केलाइज। इनको कहते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो वाटर, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय एल्केलाइज, तो एल्केलाइज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस। ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि दोज बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एल्केलाइज। और आप बोल सकते हैं एल्केलाइज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस, दस बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्केलाई, है ना। तो जब मैंने बेस बोला, सिंगुलर फॉर्म है बेस, तो उसके साथ मैंने बोला एल्केलाई। जब मैंने बेसिस बोला, बेसिस, बेसिस क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो बेसिस प्लूरल फॉर्म है, तो उसके साथ मैंने वर्ड यूज किया एल्केलाइज। बहुत बेसिक बात बता रहा हूं मैं, शायद ही आपको कोई बताता होगा यहाँ पर एल्केलाइज और एल्केली के बारे में इस तरीके की बातें। तो यहां पर देखिए जरा कि जो एल्केलाइज होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं। एल्केलाइज का सिंगुलर फॉर्म क्या है, एल्केलाई। तो बेस एल्केलाई, बेसिस एल्केलाइज, समझ आया। वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं आपके एल्केलाइज। और इस चैप्टर के अंदर हम एल्केलाइज के ही बारे में पढ़ेंगे। तो कहीं पर अगर शब्द यूज हो रहा है एल्केलाइज, तो आप समझ जाना बेसिस की बात हो रही है, बेसिस यूज हो रहा है तो समझ जाना एल्केलाइज की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर हम वाटर सॉल्युबल बेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि बेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो एल्केलाइज के बारे में आप यहां पर स्टडी कर रहे हैं, ऐसे बेसिस के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो पानी में डालने पर डिसॉल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। यहां पर थोड़ा एग्जांपल देख लीजिएगा इनका। एग्जांपल ऑफ वाटर सॉल्युबल बेसिस, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, कास्टिक सोडा बोलते हैं ना इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसका फॉर्मूला होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, फॉर्मूला आप नोट करते जाइए, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, KOH होता है बच्चों, क्या होता है, KOH होता है। अगला देखिए, अगला देखिए थोड़ा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होगा फॉर्मूला बनाने में, ठीक है ना। वहां पर ये सारी चीजें यूज हो रखी है, इक्वेशंस बनाने में, रिएक्शन बनाने में, ठीक है, ये सारी चीजें यूज हो रखी है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया CaOH ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NH4OH। ये किसका फॉर्मूला होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। और बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से मैं एक चीज को कट कर देता हूं, आई होप आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे, तो मैं यहां पर अब नोट कर देता हूं आपके लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। ठीक है, तो इस तरीके से इनके फॉर्मूले हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है? वाटर सॉल्युबल बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। मतलब अगर आप इनको वाटर में डाल दोगे तो दे विल डिजोल्व, है ना, डिजोल्व हो जाएंगे आपके वाटर में। समझ आया? तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? आपके वाटर सॉल्युबल बेसिस यानी एल्केलाइज के एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको पता चल गया एल्केलाइज का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब जैसे हमने एसिड के बारे में पढ़ा था कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें एक कॉमन चीज होती है बच्चों, उनमें एक कॉमन चीज होती है कि उनमें ना हाइड्रोजन होता है। मतलब वो जब पानी में हम उनको डालते हैं तो वो H+ आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो? H+, क्या बनाते हैं वो? H+ आयन बनाते हैं, है ना। ये सारे एसिड में कॉमन थिंग होती है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम बेसिस की बात करें तो अगर बेसिस को अगर हम पानी में डालते हैं तो ये OH- देते हैं। क्या देते हैं? ये OH- देते हैं। समझ आया? OH- देते हैं, OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये है इसमें ये सारे बेसिस में क्या होता है? कॉमन होता है। तो वह ना बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयन क्या है? यहां पर OH- आयन को हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। जब किसी बेस को आप पानी में डालते हो तो OH- आयन प्रोड्यूस करता है। अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- आयंस इन सॉल्यूशन। अच्छा, इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो यहां पर ये एग्जांपल्स है। सबसे पहले देखिए इस साइड में ये सारे बेसिस लिखे हुए NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, NH4OH, है ना। ये सारे एक्वस फॉर्म में है बच्चों, क्योंकि ये सॉल्यूशन है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यानी एक्वस फॉर्म में है ना, पानी भी है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए तो बेस अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, बिना पानी के कैसे करेगा, लाइक एसिड। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें अगर हम बात करें NaOH की, तो जब हमने इसको वाटर में डाला तो ये डिसॉल्व हो गया वाटर में। अब वाटर में ये दो चीजों में क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। Na+ जो कि पॉजिटिव चार्ज है और OH- जो कि नेगेटिव चार्ज है ना। तो यहां पर आप एक चीज तो कॉमन देख पा रहे होंगे, OH- 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 OH-, ठीक है, क्योंकि सारे बेसिस में ये कॉमन होता है कि OH- प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। समझ आया ना। अब जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा यहां पर आप देख पा रहे हो एक तरफ क्या है आपका? मेटल है, ये सारे मेटल ऑक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है ना। NaOH क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसके साथ ऐड है। तो सोडियम यहां पर मेटल है इसलिए उसमें प्लस चार्ज है। OH यहां पर क्या है? हाइड्रोक्साइड है, दैट्स वाई माइनस चार्ज ये कैरी कर रहा है यहां पर। तो यहां पर आप देखिए सब OH प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां पर KOH को आपने पानी में डाला तो ये K+ और OH में क्या हो गया? टूट गया। CaOH ट्वाइस को डाला तो Ca2+ और 2OH- में क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। MgOH ट्वाइस Mg2+ और OH- में क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। और NH4 और OH- में क्या हो गया? टूट गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो बेसिस होते हैं ना बच्चों, इनको जब हम किस में डालते हैं? वाटर में डालते हैं तो ये क्या चीज देते हैं? OH- देते हैं। ये सारे बेसिस में कॉमन चीज होती है। सारे बेसिस में क्या होती है? कॉमन चीज होती है। बेसिस आर टू टाइप्स। अब इसी के बेसिस पर ये जितनी भी चीजें हमने अभी डिस्कस करी उसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो बेसिस होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस, एक होता है आपका वीक बेसिस। सिमिलरली एसिड्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकेंड वन इज आपका वीक एसिड। जैसे हमने नाइट्रिक एसिड पढ़ा, हमने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा, है ना, ये सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है ना। हमने दूसरी तरफ एसिटिक एसिड के बारे में बात करी, फॉर्मिक एसिड हमने, मिथेनोइक एसिड हमने पढ़ा, ये सारे वीक एसिड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वो सारी चीज़ देख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बायो के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वन शॉट में सारे चैप्टर्स कवर्ड है। ठीक है, केमिस्ट्री का भी आपका वन शॉट में जो फर्स्ट वाला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस वो भी कंप्लीटेड है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको पार्ट्स में देखना है तो आप
केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाइए, 10th केमिस्ट्री प्लेलिस्ट, 10th क्लास केमिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर आप पार्ट्स में भी हर चीज़ प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस की। स्ट्रॉन्ग बेसिस मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग बेसिस है ना, एल्केलाइज। ठीक है, देखो हमने एसिड में क्या पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? जिनको पानी में डालने पर वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिमिलरली जो बेसिस होते हैं ना, जब बेस को हम पानी में डालते हैं और ये कंप्लीटली पानी में डाल करके आयोनाइज हो जाता है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलते हैं। अब आयोनाइज होने का मतलब क्या है सर? ये देखिए जरा, यहां पर ये NaOH आयोनाइज हो रहा है ना। आयोनाइज मतलब इसमें एक प्लस आयन है, एक माइनस आयन है, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। तो प्लस और माइनस का अलग अलग हो जाना, टूट जाना पानी में डालकर, दैट इज आयोनाइज, है ना। तो ये Na प्लस में टूट गया, OH माइनस में टूट गया, K प्लस में टूट गया, OH माइनस में टूट गया, तो ये मतलब क्या हो गया? आयोनाइज हो गए। ठीक है, तो ऐसे बेसिस जिनको पानी में डालने पर, वाटर में डालने पर, डिसॉल्व करने पर ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। पानी में डालने पर कंप्लीटली आयोनाइज हो रहे हैं और लार्ज अमाउंट में, बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या बोलते हैं हम उसको? स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एल्केलाई बोल सकते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आपका KOH, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस का एग्जांपल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्लियर है? दिस इज बिकॉज दे कंप्लीटली आयोनाइज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स OH आयंस, इजंट इट? तो अगर हम बात करें कि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इनको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जब इनको हम पानी में डालते हैं तो ये पानी में डिसॉल्व होते हैं और कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली Na प्लस OH माइनस या K प्लस OH माइनस में क्या हो जाते हैं? स्प्लिट अप हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और साथ में लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका वीक बेसिस। अब ये वीक बेसिस क्या होते हैं बच्चों? अब बेस विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड, मतलब जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है, आधा ही आयोनाइज्ड हो रहा है, मतलब 50% आयोनाइज्ड हो रहा है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहा है और जो कम मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम वीक बेसिस बोल देते हैं। यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस को हम वीक बेसिस की कैटेगरी में रख देते हैं, क्योंकि जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये कम मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, मींस OH आयंस को प्रोड्यूस करते हैं और पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड वीक बेसिस, इजंट इट? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करते हैं। अब हम बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो भाई आपने देखा बेसिस जो होते हैं बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, जब हम इनको टच करते हैं तो स्लिपरी फील होता है, सोपी टू टच, स्लिपरी टू टच, है ना, फिसलन सी महसूस होती है, ये भी उनकी प्रॉपर्टीज है। अब हमारा द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर सॉल्युबल बेसिस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर सॉल्युबल बेसिस मीन्स एल्केलाइज। आई एम टॉकिंग अबाउट एल्केलाइज, एल्केली, ठीक है, मीन्स वाटर सॉल्युबल बेसिस की यहां पर बात हो रही है। तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहले प्रॉपर्टी है बच्चों इनकी कि बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेसिस जो होता है ना, यहां पर सम मेटल लिखा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना कि बेसिस जो होता है ना, कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सारे मेटल की बात नहीं हो रही, सब मेटल्स की बात हो रही है ना। तो जैसे एसिड्स जो होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ये हमने 2.3 एक्टिविटी में डिस्कस किया था, वहां पर एक्टिविटी के साथ मैंने पढ़ाया था। अब यहां पर अगर आप देखें कि बेसिस जब मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे NaOH आपका एक क्या बेस है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक मेटल के साथ यानी जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट बना रहा है, Na2ZnO2 बना रहा है, सोडियम जिंकेट बना रहा है और प्लस H2 गैस इवोल्व कर रहा है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व कर रहा है। तो यहां पर आप देखिए कि जो सोडियम जिंकेट है ये एक सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है और H2 इज H2 हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है बच्चों, इवोल्व हो रही है। केवल NaCl को ही सॉल्ट नहीं बोलते, सॉल्ट की बहुत सारी कैटेगरीज होती है। तो Na2ZnO2 भी सॉल्ट है। अच्छा, यहां पर एक कॉमन चीज, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। इस जो Na2ZnO2 है मतलब सोडियम जिंकेट है ना, ये क्या कर रहा है, यहां पर सोडियम भी एक मेटल है और जिंक भी एक मेटल है। अब आपने सुना होगा मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन यहां पर जिंक पर नेगेटिव चार्ज रहेगा बच्चों। यहां पर सोडियम Na+ होगा, लेकिन यहां पर ZnO2 जो है ये क्या होगा, 2-, इस पर माइनस चार्ज होगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखना। वैसे इतना याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप 10th क्लास में हो तो उस लेवल पर रह करके आपको चीज़ें समझनी है। ये सोडियम जिंकेट है जो एक सॉल्ट है और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन भी बन रही है। तो वही ना, बेस रिएक्ट्स विद अ मेटल देन अ मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। समझ आया? तो ये है आपकी पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर एक्टिविटी 2.4, एक्टिविटी 2.3 में हमने एसिड को रिएक्ट करवाया था मेटल के साथ। वहां पर हमने जिंक ग्रेन्यूल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को क्या किया था, रिएक्ट करवाया था। ठीक है ना, वो आप देख सकते हैं, विद डायग्राम मैंने समझा रखा है। अब यहाँ पर एक्टिविटी 2.4 भी सेम है। यहाँ पर आपको एसिड की जगह में बेस लेना है, जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं और NaOH लेना है। तो आपका सोडियम जिंकेट बन जाएगा यहाँ पर, प्लस H2 गैस क्या होगी, इवोल्व होगी। तो प्लेस अ फ्यू पीस ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक मेटल्स इन अ टेस्ट ट्यूब, है ना, मतलब जिंक के ग्रेन्यूल लेने, आपको छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, उनको टेस्ट ट्यूब में डालना है। उसमें 2 ml आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस बेस का जो सॉल्यूशन है उसको डालना है, उसको गर्म करना है और सेम वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो आपने एसिड को जिंक के साथ रिएक्शन करते टाइम करवाए थे। वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पर आपको ये चीज समझनी है, ज्यादा कुछ यहां पर समझना नहीं है आपको, कि यहां पर बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहां पर बन रहा है। ठीक है, यहां पर नोट करने वाली चीज ये है कि ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, केवल कुछ मेटल्स हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। समझ आया? चलिए अगली तरफ हम चलते हैं। बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस जो होते हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये चीज हम एसिड वाले प्रॉपर्टी में भी समझ चुके हैं। ये एसिड की भी प्रॉपर्टी है और बेस की भी प्रॉपर्टी। एसिड को चाहे बेस के साथ रिएक्ट कराओ, चाहे बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, चीजें सेम बनेंगी, सॉल्ट एंड वाटर। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, एक बेस है, और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। इन दोनों ने जब रिएक्ट किया तो क्या बना, सोडियम सल्फेट बना। और सोडियम सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है और साथ में आपका वाटर बना। तो इसी को तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ आया? तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस करी। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो आपके बेसिस होते हैं ना, जो बेसिस होते हैं विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। देखो कितनी बेहतरीन क्लास यहाँ पर आप देख रहे हैं, कितने अट्रैक्टिव नोट्स के साथ यहाँ पर चीज़ें डिस्कस हो रही है। शायद आप अगर यहाँ पर अभी आए हो तो शायद आप रिग्रेट कर रहे होंगे कि काश ये क्लास हमको पहले मिल गई होती, पर कोई बात नहीं। जो अच्छी चीज़ें होती है वो धीरे धीरे करके ही लोगों तक पहुँचती है। बुरी चीज़ को फैलने में टाइम लगता है, जो अच्छी चीज़ें होती है ना उनको फैलने में, स्प्रेड होने में क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, वायरल होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये काम आपका है कि इस तरीके का बेस्ट कंटेंट को आप आगे की तरफ फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, और नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ताकि इस तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, उनके जो नोटिफिकेशन है ना वो आप तक पहले पहुंच जाए। समझ आया? क्योंकि ये बहुत बेहतरीन क्लासेस है। ठीक है, यहाँ पर इधर उधर की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पर टू द पॉइंट बातें होती हैं, एकदम टॉपिक टू टॉपिक में चलता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हमने देखे हैं कि अगर 1 घंटे की क्लास है तो उसमें 3 घंटे निकाल दे रहे हैं, क्योंकि इधर उधर की बातें, बच्चों के साथ बातें करना, ये करना है ना, वो करना, मोटिवेशन बीच में। भैया सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए आपके माँ बाप है,
ठीक है। अगर वो खुश हैं तो समझ लीजिए सब चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। तो आपका जो मोटिवेशन है वो आपके पेरेंट्स हैं, वहाँ पर आपको चीज़ें ध्यान रखनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो बेसिस होते हैं ना, ये जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अभी हमने मेटल ऑक्साइड की बात करें, मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, मतलब नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जैसे CO2 मैं लिख रहा हूँ, CO2 जैसे मैंने लिखा, तो C मतलब कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन है, मतलब ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। क्या है ये आपका, नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो बेसिस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट और वाटर ही बनता है, तब भी सॉल्ट और वाटर ही बनता है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है। मतलब नॉन मेटल्स ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पर CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्वस फॉर्म में। जब ये CO2 यानी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि एक सॉल्ट है और प्लस में वाटर भी बनाता है, ठीक है। तो द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर शो दैट नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको ऐसा कहा गया है। क्लियर है इतना? चलिए चौथी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। जैसे एसिड में है ऐसे बेस में भी है। ये भी बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली कंडक्ट कर देते हैं, ठीक है। व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब आप बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हो, घोलते हो, तो इट स्प्लिट्स अप इनटू आयंस। ये आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है, प्लस और माइनस में टूट जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस द सॉल्यूशन ऑफ बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चूंकि इसमें आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है बच्चों। अब लास्ट स्लाइड में आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा यूसेस ऑफ बेसिस कि जो बेसिस के यूज है वो क्या है ना। बेसिस का यूज कहां किया जाता है रियल लाइफ में, बेसिस तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब बेसिस का यूज कहां किया जाता है भाई, तो सबसे पहला यूज जरा देखिए, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस मैंने उठा रखे हैं जो अभी हमने इस चैप्टर में डिस्कस भी करे हैं। अब उनका क्या यूज है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH है, इसका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप बनाने में, साबुन के मैन्युफैक्चर में इसका यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर जब बनते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर यानी मैन मेड फाइबर, जैसे रायोन, जैसे नाइलॉन होता है ना, नाइलॉन जिसको पैरासूट की रस्सियों में यूज किया जाता है, बहुत मजबूत फाइबर होता है ये, ठीक है ना। तो फाइबर मतलब रोप, रस्सियां जो होती हैं, ठीक है। तो जो सिंथेटिक फाइबर है जैसे रायोन, आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा, सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर्स। आई होप आप जेन्युइन बच्चे हैं और आपने वो चीजें पढ़ी, नहीं पढ़ी है तो यहां पर समझ लीजिए कि इनका यूज सिंथेटिक फाइबर बनाने में किया जाता है, ठीक है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस। स्लैग्ड लाइम होता है ना, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है ना। चूने को जब आप रिएक्ट करते हो ना पानी के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, स्लैग्ड लाइम बनता है, उसको फिर आप व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हो, अपनी दीवारों पे लगाते हो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसका यूज ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जा रहा है। तीसरा आप यहां पर देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज एंटासिड बनाने में किया जाता है, एंटासिड बनाने में किया जाता है ना। जब हमारे में एसिडिटी होने लगती है ना तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही तो लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसी को तो लेते हैं हम, जैसे इनो को भी लेते हो आप, है ना। हालांकि वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है लेकिन है भी वो एक बेस क्या करता है, एसिड की एसिडिटी को खत्म कर देता है, उसकी जो कैरेक्टर होता है उसको खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है उसको, ठीक है। जब इनडाइजेशन होता है, मतलब अच्छे से जब डाइजेशन नहीं होता है खाने का, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज वहां किया जाता है एंटासिड में। सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करूं तो Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है, इसका यूज वॉशिंग सोडा में किया जाता है। और अगर कोई हार्ड वाटर है तो उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में भी आपका सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर मैं बात करूं Na2H
मतलब उसमें हाइड्रोजन भी अगर आप ऐड कर देते हो NO2HCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड, है ना। बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा बनाने में इसका यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का। तो ये सारे आपके किसके यूसेस हैं बच्चों, बेसिस के उपयोग हैं, प्रयोग हैं, यूसेस हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आज की क्लास को हम अभी खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट और फ्रेश क्लास में फ्रेश टॉपिक के साथ। तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली, हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उसमें नेचुरल इंडिकेटर्स में आपने लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। उसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी भैया, उसके बाद हमने जो है कि टर्मरिक की बात करी नेचुरल इंडिकेटर में, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो हमने फिनोप्थेलिन के बारे में पढ़ा, हमने जो है कि मैथिल ऑरेंज के बारे में पढ़ा, हमने वेनिला के बारे में पढ़ा, हमने अनियन के बारे में पढ़ा, क्लॉप्स होते हैं आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की कैटेगरी में आ जाती। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हमने एसिड के क्लासिफिकेशन की बात करी कि एसिड कितने तरह के हो सकते हैं। तो भैया एसिड आपके मिनरल एसिड होते हैं, आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, मतलब नेचुरल एसिड होते हैं, और आपके मिनरल एसिड्स होते हैं। तो उसमें भी हमने अलग अलग कैटेगरी पढ़ी, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में पढ़ा, वीक एसिड्स के बारे में पढ़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहते हैं, वीक एसिड को वीक एसिड क्यों बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, वहां से आप डायरेक्ट पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को आप समझ सकते हो। एसिड की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, ठीक है ना, अच्छे से किस तरीके से अच्छे से हर एक्टिविटी के साथ हमने उस चीज़ को समझा था। इसी तरीके से बेसिस के बारे में पढ़ा, बेस को डिफाइन किया आज की क्लास में, बेस का क्लासिफिकेशन क्या है वो सारी चीज़ें हमने देखी, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होता है, एल्कलाइज क्या होते हैं, एल्कली क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेसिस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में क्या करी बच्चों, डिस्कस करी है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, किस तरीके से मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और अंत में हमने देखा यूसेस ऑफ बेसिस। तो यहां तक हमारी क्लासेस कंप्लीट हो गई है। 6 लेक्चर्स इस लेक्चर को इंक्लूड करके अगर मैं बोलूं तो 6 लेक्चर्स मैं अभी तक प्रोवाइड कर चुका हूं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का। आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि अट्रैक्टिव नोट्स के साथ ही मैं आपको चीजें डिलीवर कर रहा हूं, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन क्लासेस आपको यहां से डिलीवर की जा रही है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट और फ्रेश क्लास में एक फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इजोटी साइंस को, क्योंकि इजोटी आपका था, आपका है और भविष्य में भी आपका ही रहेगा। ये आपके लिए ही काम करता था, आपके लिए ही काम कर रहा है और इन फ्यूचर आपके लिए ही काम करेगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। Thanks for today's video. Thanks for watching today's video. Thank you.